बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इस अपने टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद जो रिलेटिव अबंडेंस है हम इसको डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं ये चीज डिस्कस करेंगे। वो हम डिस्कस करेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के थ्रू। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस होती क्या है। हमारे पास एक नियॉन गैस है, नियॉन गैस में हमारे पास तीन आइसोटोप हैं, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? हमारे पास एक नियॉन गैस है, नियॉन गैस के तीन आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब ये जो आइसोटोप्स हैं एक ही एलिमेंट की हैं जो कि है नियॉन। इन आइसोटोप्स की कितना कितना परसेंटेज पाई जाती है, जब हम इसका क्या करते हैं आपस में इनका कंपैरिजन करते हैं, इनकी जो कंपैरिजन है इनकी परसेंटेज का, यही क्या कहलाता है? नियॉन के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस। अब आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन मास नंबर क्या हो? मुख्तलिफ हो। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये है आइसोटोप्स। अब आप देखें, हमने लिटरेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। लिटरेचर में हमारे पास बुक्स में किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं वो इनमें से क्या तीनों आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करके लिखी गई है? ऐसा नहीं है। इन आइसोटोप्स में से या किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो आइसोटोप होगा हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप्स की प्रॉपर्टी, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम एलिमेंट की प्रॉपर्टी के साथ लिंक कर देते हैं। हम कहते हैं कि यही प्रॉपर्टीज क्या है? उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। और इसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप्स की जो खसूसियात होती हैं उनको स्टडी करते हैं। उनको स्टडी करके हम उसी आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज हैं उस एलिमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। हम कहते हैं यही प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल आपका की जो आइसोटोप्स हैं नेचुरल आइसोटोप्स 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। इसमें जो 40 आइसोटोप्स हैं, इसी में 280 में से 40 आइसोटोप है रेडियो एक्टिव। बाकी जो आर्टिफिशियली तौर पर आइसोटोप्स बनाए गए हैं उनकी तादाद है 300। ये आर्टिफिशियली बनाए गए हैं आइसोटोप्स। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये कैसे वर्क करता है आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को डिटरमाइन करने में। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने जिस भी एलिमेंट के आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को डिटरमाइन करना है हमें उसे क्या करना पड़ेगा? गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी गैस में है तो वेल एंड गुड, अगर वो गैस में नहीं है तो पहले क्या करेंगे? उसे गैस में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये बताता हूं आगे चल के कि इसको गैस में क्यों कन्वर्ट करेंगे। आप देखें हमारे पास ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में हमने क्या करना है? यहां से जो एलिमेंट होगा जिसके आइसोटोप्स की हमने डिटर्मिनेशन करनी है उसको यहां से दाखिल करेंगे। अब हमारे पास अगर जो मटेरियल है जिसके आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस को हमने डिटरमाइन करना है वो हमारे पास माय में हो या सॉलिड में हो, तो उसके जो
एलिमेंट्स हैं, अपना जो एलिमेंट है हमारे पास, उसके आइसोटोप्स में से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है पहले, ताकि वो हमारी नेगेटिव ग्रेड के पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो जा सके। अगर चीज गैस में नहीं होगी तो उन पार्टिकल में से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते। नियान गैस को हम यहाँ से दाखिल करेंगे। जैसे हम नियान गैस को यहाँ से दाखिल करते हैं, यह है हमारे पास हीटेड फिलामेंट। ये हीटेड फिलामेंट क्या कर रही होती है, ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन छोड़ रही होती है ऐसे। ये हाई एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हमारा नियान गैस का जो न्यूट्रल एटम है वो हमारे मास स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर होता है यहाँ से, जब वो यहाँ पे पहुंचता है तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से जो एटम था उसके बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं। नीचे क्या लगी हुई है, पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है। न्यूट्रल एटम दाखिल किया था, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन टकराए थे, इस एटम में से भी उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है। इस एटम से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और इस फिलामेंट से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब रहेगी हमारे पास यहाँ पे कैटायन बना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो निकल गए ना इसमें, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वो क्या बनता है, कैटायन बनता है। यहाँ पर हमारे पास कैटायन रह गए। ये कैटायन हमने आगे मूव कैसे करवाना है, आगे मूव करवाएंगे तो हमारे पास डिटेक्टर तक पहुंचेगा, हमें रिलेटिव अबंडेंस का पता चलेगा। आगे मूव करवाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे मूव करवाने के लिए हम ये जो हमारे पास ग्रिड है इस पर हम क्या करते हैं, 500 से 2000 वोल्ट अप्लाई करते हैं। जब इस नेगेटिव ग्रिड के ऊपर इतना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई होता है तो ये जो कैटायन बना था, कैटायन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद ये यहां से क्या करता जाएगा, ये सारे क्या जा रहे हैं, पॉजिटिव जो हमारे पास कैटायन है वो जा रहे हैं। ये नेगेटिव ग्रिड से पास होने के बाद क्या होते हैं, इन स्लिट्स में से गुजरते हैं। गुजरने के बाद ये कहां पर पहुंच जाते हैं, मैग्नेटिक एनालाइजर के पास। मैग्नेटिक एनालाइजर क्या करता है, मैग्नेटिक एनालाइजर जो ये रेज आ रही हैं, इनको आप रेज ही समझे, कैटायन जा रहे हैं, ये जो रेज आ रही है इनको क्या करता है, कैटायन को जो आइसोटोप्स हैं, अभी ये क्या है, आइसोटोप्स जा रहे हैं, आइसोटोप्स जो है इनको सेपरेट करता है ऑन द बेस ऑफ मास ओवर चार्ज रेशियो। हमने कहा था ना आइसोटोप क्या होते हैं, जिनके मास क्या हो, डिफरेंट हो। अब मैग्नेटिक एनालाइजर क्या करता है, इनको मास और चार्ज रेशियो की बिना पर सेपरेट करता है, क्योंकि मास डिफरेंट है, हर आइसोटोप का मास डिफरेंट होगा, उस पर जो चार्ज है उसके हिसाब से उनको क्या कर रहा है, वो सेपरेट कर रहा है। मैग्नेटिक एनालाइजर जिस हिसाब से सेपरेट करता है वो है H2 R2 और 2E। अब ये जो H है यह स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, R है रेडियस किस चीज का, ये मैग्नेटिक एनालाइजर क्या करेगा, फिर यहां पर जो आइसोटोप्स आएंगे उनको एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। ये R क्या है, ये R इन्हीं आइसोटोप्स का सर्कुलर रेडियस है। E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अपना मैग्नेटिक एनालाइजर ने क्या किया, इनको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड किया और आइसोटोप्स को डिफिनेट ग्रुप में तकसीम किया ऑन द बेसिस ऑफ मास और चार्ज वैल्यू। ऐसा ग्रुप, ऐसे आइसोटोप जिनकी मास और चार्ज वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, वो एक ग्रुप में तकसीम हो जाएंगे, अपना एक ही ग्रुप में चले जाएंगे। जो दूसरे मास और चार्ज वैल्यू होंगे वो और ग्रुप बनाएंगे, तीसरे वाले और ग्रुप बनाएंगे। इस बेस पर क्या होंगे, आइसोटोप सेपरेट होंगे। आगे चलने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसमें एक ये यूज हुआ है वैक्यूम पंप।
आखिर इस वैक्यूम पंप की जरूरत हमें क्यों पेश है। उसके बाद हमने ये जो गैस एंटर की है इसका हमने प्रेशर मिनिमाइज क्यों किया हुआ था। गैस एंटर करने का जो प्रेशर था वो था 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁷ तार। इतना लो प्रेशर रखने का मकसद क्या था और इस वैक्यूम पंप का क्या काम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। हमने ये लो प्रेशर इसलिए रखा कि जब जो हमारा अपना गैस अप्लाई कर रहे हैं इसमें से जो एटम्स या एलिमेंट के आइसोटोप्स जा रहे हैं एक तो वो आपस में टकराए ना, क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे आपस में टकरा जाएंगे। जब वो आपस में टकराएंगे, अब सुनिए कि यहाँ पे न्यूट्रल एटम दाखिल हुआ था, इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए, उन्होंने क्या किया इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, कैटायन बन गए। हम पीछे से हाई प्रेशर के साथ अगर गैस अप्लाई कर रहे होते तो वो गैस के जो एटम्स थे या यहाँ पे जो पार्टिकल्स बने हैं ये आपस में क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने की वजह से इनके जो चार्ज मैस और चार्ज रेशियो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, या जो आइसोटोप्स हैं वो कैटायन की सूरत में मौजूद है वो अपनी जो नोयत है उसको तब्दील कर सकते हैं आफ्टर कोलिजन। वैक्यूम पंप को क्यों इस्तेमाल किया गया? वैक्यूम पंप को इस्तेमाल किया गया ताकि हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें ये जो गैस आ रही है इस गैस का प्रेशर क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ताकि आने वाले या इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में मौजूद जो कैटाइन है, आइसोटोप्स हैं या न्यूट्रल एटम है वो आपस में टकरा कर एक दूसरे की जो नेचर है उसको डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से प्रेशर इतना कम रखा गया और वैक्यूम पंप यूज किया गया ताकि इसमें मौजूद जितने भी पार्टिकल हैं वो आपस में टकराए ना। टकराने की वजह से क्या होता है, टकराने का हमें ये नुकसान होता है कि हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो नेचर थी वो डिस्टर्ब हो जाती है और हम रिलेटिव अबंडेंस मालूम ना कर सकते। अच्छा, जहां पर हमने छोड़ा था क्या किया था, मैग्नेटिक एनालाइजर में दाखिल हुए थे। यहाँ से जो आइसोटोप्स आ रहे थे वो मैग्नेटिक एनालाइजर में दाखिल हुए। मैग्नेटिक एनालाइजर ने मैस और चार्ज रेशियो के हिसाब से इन आइसोटोप्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है। एक जैसी मैस और चार्ज रखने वाले जो आइसोटोप्स हैं वो एक ग्रुप में तकसीम हो जाएंगे, जिनकी डिफरेंट होगी मतलब आपस में उनकी क्या मिलती हो वो दूसरे में, और बाकी जो रह गए हैं जिनकी आपस में मैस और चार्ज रेशियो मिलती है वो तीसरे ग्रुप में तकसीम हो गए। यूं समझे, जिनका मैस था 20 वो एक ग्रुप में चले गए, जिनका मैस था 21 वो दूसरे ग्रुप में चले गए, जिनका मैस था 22 वो और ग्रुप में चले गए। अब इनको सर्कुलर पाथ मिल गया। ये क्या करते हैं, इसी हिसाब से आकर टकराते हैं, इसके साथ टकराते हैं इलेक्ट्रोमीटर के साथ। क्या इलेक्ट्रोमीटर के साथ या तो ये आइसोटोप्स आकर टकराते हैं, इलेक्ट्रोमीटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रोड्यूस करता है, ये चीजें डिटेक्ट करता है। आइसोटोप क्या करता है, इलेक्ट्रोमीटर के साथ आकर टकराता है, करंट प्रोड्यूस होता है। वो करंट क्या करता है, हमारे पास ये जो डिटेक्टर होगा इसको मिलेगा, ये एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ प्रोड्यूस करता है, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, जिसके ऊपर हमें क्या आती है, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस मिलती है। ये मैस स्पेक्ट्रम किस हिसाब से प्रोड्यूस होता है, जो एक्स एक्सिस है ये वाली इधर होगी मैस और चार्ज रेशियो, ये जो वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पर क्या होगी, वाई एक्सिस पर होगी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब जिस आइसोटोप की जितना ज्यादा क्या होगी अबंडेंस होगी वो उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा और स्पेक्ट्रम में उसकी लाइन उतना प्रोमिनेंट आएगी। जो आइसोटोप जितना कम मिकदार में पाया जाएगा उसकी ये अबंडेंस वाली लाइन उतना ही कम आएगी।
एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि ये समराइज हो जाए सारे का सारा। नियान गैस है, हमने एंटर कौन सी चीज करनी है, किस हालत में मैटर एंटर करना है, गैस की हालत में। नियान गैस दाखिल होगी, अपना प्रेशर कितना रखेंगे, 10⁻⁻6 to 10⁻⁻7। ये जैसे यहाँ से दाखिल होते हैं, एंटर होते हैं मैच स्पेक्ट्रोमीटर में, ऊपर से जो नेगेटिव ग्रिड है वो क्या कर रही है, नेगेटिव पार्टिकल को फेंक रही है। वो नेगेटिव पार्टिकल न्यूट्रल एटम के साथ टकराते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं न्यूट्रल एटम से या ऊपर से आ रहे हैं, वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर हमारा कैटाइन रह गया। अच्छा, ये कैटाइन क्यों प्रोड्यूस किया गया? कैटाइन इसलिए प्रोड्यूस किया गया ताकि हम आइसोटोप्स को आगे मूव करवा सकें। अगर ये न्यूट्रल होता तो इसको मूव कराना मुश्किल था। यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई किया इन स्लिट्स पे। वोल्टेज कितना अप्लाई किया, 500 से 2000 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल था हमारे पास, ये नेगेटिव ग्रिड की तरफ अट्रैक्ट होता है, इससे पास होता हुआ मैग्नेटिक एनालाइजर में जाता है। मैग्नेटिक एनालाइजर क्या करता है, इनको मैस और चार्ज रेशियो पे के हिसाब से इनको तकसीम करता है। अब जिन आइसोटोप्स की मैस और चार्ज रेशियो एक जैसी होगी वो एक ग्रुप में, दूसरे वाले दूसरे ग्रुप में, और जिनकी मैस और चार्ज रेशियो आपस में मिलती होगी वो तीसरे ग्रुप में चले जाएंगे। मैग्नेटिक एनालाइजर क्या करता है, इनको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है। ये अब यूं देखिए कि यहाँ पे 20 है, वो आइसोटोप जिनका मैच क्या था 20 था, वो एक ग्रुप में चले गए। 21 वाले दूसरे ग्रुप में चले गए, 22 वाले तीसरे ग्रुप में चले गए। इस तरह हमारे पास जो आइसोटोप्स थे वो ग्रुप की शक्ल में इलेक्ट्रोमीटर को मिले। इलेक्ट्रोमीटर ने करंट प्रोड्यूस किया, वो डिटेक्टर को मिला, डिटेक्टर ने हमें स्पेक्ट्रम बना कर दिया। उस स्पेक्ट्रम से हमें इनकी रिलेटिव अबंडेंस का पता चला। ये रिलेटिव अबंडेंस कैसे है, जो आइसोटोप जितना ज्यादा मिकदार में होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस वाली जो लाइन है वो उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। आज के लिए इतना काफी है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। हम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको किस हिसाब से सेट करते हैं, जो आइसोटोप सबसे ज्यादा पाया जाएगा उस आइसोटोप की खसूसियात का हम मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम उसी आइसोटोप्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको लिंक कर देंगे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ। अब ये देखिए हमारे पास जो नियान 20 है, नियान 20 की रिलेटिव अबंडेंस कितने है, 90.92%। नियान की जो लिटरेचर में प्रॉपर्टीज मौजूद हैं वो इसी आइसोटोप की प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये आइसोटोप सबसे ज्यादा पाया जाता है। आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो स्टूडेंट मुझे कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।